वेलकम टू द चैनल H2O केमिस्ट्री। मेरा नाम डॉक्टर ऋतु जौहर और हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, उनके इम्पॉर्टेंट यूजेस भी हमने अंडरस्टैंड किए और फिर हमने डिटेल में डिस्कस की कि इन कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम इस डिस्कशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। हम डिस्कस करेंगे इन्हीं कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर और साथ में द नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन कंपाउंड। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। आप कहोगे कि मैम IUPAC नेमिंग हमको आती है, हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो वेल ये बहुत अच्छी बात है अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आता है, क्योंकि मैं यहाँ पे उसको बहुत डिटेल में डिस्कस करना भी नहीं चाहती। अगर इन केस आपका नॉमेनक्लेचर वीक है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि मेरे चैनल की अगर आप प्ले लिस्ट को सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे एक डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा ऑन टू द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसका मैं लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। आप वहाँ से भी उसको डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हो और आपकी कंप्लीट थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी IUPAC नॉमेनक्लेचर की। इस लेक्चर में मेरा जो फोकस रहेगा वो है कॉमन नेम्स के ऊपर, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से फोकस नहीं किया होता और आप थ्रू आउट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसी एक प्रॉब्लम को लेकर डिफ़िकल्टी फेस करने वाले हो। अगर आपको कॉमन नेम्स नहीं आते, कॉमन नेम्स पे ऐसे नहीं होगा कि आपको कोई डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, बट वो कॉमन नेम्स आपके रिएक्शंस के अंदर यूज़ किए जाते हैं और अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं आता तो वेल आप उस रिएक्शन को आगे कैसे बताओगे कि क्या बना, क्या प्रोडक्ट बना या वो प्रोडक्ट कैसे बनता है एंड सो ऑन। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम नॉमेनक्लेचर में स्पेसिफिकली कॉमन नेम्स को डिटेल में अंडरस्टैंड करें सो दैट कि आप जब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हो तो आपकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। इन लेक्चर्स में, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि मैं NCERT को लाइन बाय लाइन आपके साथ रीड करने वाली हूँ, तो आपकी एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होगी और NCERT में से बहुत सारे JEE के और नीट के क्वेश्चन स्ट्रेट अवे बनते हैं। बोर्ड्स के लिए तो ये इम्पॉर्टेंट है ही है, इसलिए हम इसकी एक थॉरो लर्निंग कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की पढ़ाई। और बीच बीच में अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो डू गिव इट अ थम्स अप। अपने लेक्चर्स की ये नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे तो डू सब्सक्राइब इट। और अगर आप मुझको पसंद कर रहे हैं तो वेल सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इससे मेरी जर्नी आसान होती है इनफैक्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की जर्नी पढ़ाई की आसान होती है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स लेती हूँ, कुछ भी शॉर्टकट में नहीं पढ़ाती। इट इज़ नॉट अबाउट कि मुझको आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू देना है। मैं आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग देना चाहती हूँ जिससे आपके बोर्ड्स बहुत अच्छे से हों, आपके JEE और नीट के एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे से हों। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई। तो अब इस चैप्टर के आज के लेक्चर का जो एजेंडा है मैंने आपको बताया, हम नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर अगर आप पुरानी NCERT का PDF ले रहे हो या आपके पास पुरानी किताब है तो उसमें ये चैप्टर नंबर 10 है, और जो नई NCERT है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हमने जो सेकंड टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो ये आप अपनी NCERT टेक्स्ट बुक साथ में खोल के भी रख सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि अभी कम्प्लीटली फोकस करो, क्योंकि मैं आपको NCERT की लाइन्स तो साथ में दिखा ही रही हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने नोट्स साथ साथ में बनाते जाओ सो दैट कि आपके अपने नोट्स को आप जितना पढ़ के ग्रो करते हो और किसी चीज़ को पढ़ के आप ग्रो नहीं करते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपनी लर्निंग। तो सबसे पहला पोर्शन जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज
Having learnt the classification of halogenated compounds, let us now learn how these are named. Common names of the alkyl halides, they are derived by naming the alkyl group, followed by the name of the halide. और IUPAC nomenclature में alkyl halides they are named as halo substituted hydrocarbons. ठीक है, तो इस लाइन को अंडरस्टैंड करो थ्रू द हेल्प ऑफ माय नोट्स. तो हम यहाँ पे दो सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम, बिल्कुल वैसे ही जैसा आपका एक घर का नाम और एक आपका ऑफिशियल नेम. तो ऑफिशियल नेम इज द IUPAC नेम एंड घर का नेम इज द कॉमन नेम. ठीक है, अब कॉमन नेम को कस्टमरी नेम भी कहते हैं और अल्काइल हैलाइड्स में हम या हेलो एल्केन्स में हम कॉमन नेमिंग में क्या करेंगे, अल्काइल या एराइल ग्रुप को पहले नेम करेंगे और फिर उसके बाद हेलाइड लिखेंगे. और मेरा इस लेक्चर का जो मेन एजेंडा है वो है द नेमिंग ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स. ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो कि इस चैप्टर और आने वाले सब चैप्टर्स के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उसके बाद आपने अल्काइल ग्रुप सीख लिया तो उसके बाद आपको पीछे क्या लगाना है, हेलाइड. तो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड और आयोडीन है तो आयोडाइड आप अल्काइल ग्रुप के पीछे लगाओगे तो हमारी कॉमन नेमिंग उससे हो जाती है. IUPAC नेमिंग में सबसे पहले हम पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, अल्केन लिखते हैं और अल्केन के आगे हेलोजन को एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आइडो. तो हेलोजन IUPAC नेम में एक साइड चेन, एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है. ठीक है, सो कॉमन नेमिंग में व्हाट यू विल रिमेंबर इज अल्काइल या एराइल ग्रुप फॉलोड बाय द हेलोजन एज अ हेलाइड. और IUPAC नेम में पहले आप प्रीफिक्स की तरह हेलो लिखोगे, फिर आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन लिखोगे और फिर आप सफिक्स लिखोगे. ठीक है, एक क्विक रिवीजन भी अगर मैं आपको बता दूं तो हम एक्चुअली में कोई भी एक IUPAC नेम को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वेल मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ. ठीक है, so IUPAC में we divide the name into 5 parts. आपका सेंटर वाला वर्ड रूट होता है जो कि कार्बन की चेन लेंथ बताता है. अगर वो एक कार्बन वाला है तो उसमें आप मीथ लगाते हो, 2 कार्बन है तो ईथ लगाते हो, 3 कार्बन है तो आप प्रॉप लगाते हो, 4 कार्बन है तो आप ब्यूट लगाते हो, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 है तो हेक्स एंड सो ऑन. ठीक है, ये हो गया हमारा वर्ड रूट. उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स. प्राइमरी सफिक्स मतलब वर्ड रूट के जो पीछे लगाया जाता है. और प्राइमरी हमको बताएगा नेचर ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्या वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है. सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन. सेकेंडरी सफिक्स हम यूज़ करते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, तो उसकी हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हमारे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में जो फंक्शनल ग्रुप है उसको एक साइड चेन की तरह ट्रीट किया जाता है. तो सेकेंडरी सफिक्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहेगा. फिर वर्ड रूट से पहले आप प्रीफिक्स लगाते हो. तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, जहाँ पे आप साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो ऐसे वर्ड्स को यूज़ करते हो जहाँ पे आपके पास रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं. और सेकेंडरी सफिक्स हमारे साइड चेन्स को, सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करता है और इसी के लिए हम यहाँ पे हेलो यूज़ करने वाले हैं फॉर द हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स. ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर, बाकी जहाँ जहाँ पे नाम आएंगे हम उनको एक बारी देखते रहेंगे. ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर. तो अब कॉमन नेम्स के अंदर हेलो एल्केन्स में व्हाट डू वी हैव, अल्काइल ग्रुप इज नेम्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द हेलाइड. तो कॉमन नेम में अल्काइल ग्रुप है जो कि हमने अच्छे से सीखना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पहला एग्जाम्पल देख रहे हो, इसको बोला जाता है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड. फिर अगला देख रहे हो तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये नियोपेंटाइल. तो क्या आपको ये एन, आइसो, नियो अच्छे से समझ में है? अगर आपकी समझ है इनकी तो वेरी गुड, और आप सिर्फ इसको फटाफट से 2x पे भी करके सिर्फ अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं. बट अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो वेल आपको इनको अच्छे से आज समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर यू कंटिन्यू विद योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री.
सो सबसे पहले अल्काइल ग्रुप की रिवीजन से हम शुरू कर रहे हैं। तो व्हाट इज एन अल्काइल ग्रुप? अल्काइल ग्रुप इज समथिंग जो कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को निकालने से हमको मिलता है। तो एक अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से अगर मैं एक हाइड्रोजन को कम कर दूंगी तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या आएगा? CnH2n+1। फॉर एग्जाम्पल मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CH3 मिलेगा, एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप, सो दिस इज मिथाइल। फिर उसके बाद ईथेन है CH3CH3, आपने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला तो ईथेन का इथाइल बन गया। तो आपका वर्ड रूट ईथ और पीछे आप क्या लगा रहे हो? YL, मीथ YL। सिमिलरली अगर आपके पास प्रोपेन होगा CH3CH2CH3, इसमें से आपने हाइड्रोजन निकाला, बट आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? मेरे पास दो प्रोपाइल रेडिकल है, एक है N प्रोपाइल और एक है आइसोप्रोपाइल। तो अब यहाँ से आपकी अच्छे वाली लर्निंग शुरू होती है। ध्यान से समझना हर एक चीज को। तो हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास CH4 है, इसमें से अगर मैंने एक हाइड्रोजन को माइनस किया तो व्हाट डू यू गेट इज CH3, और ये है मीथेन और आपसे बना मिथाइल। ठीक है, फिर हमने लिया ईथेन, तो ईथेन में दो कार्बन है और दोनों में से कोई भी आप एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो आपके पास एक ही जैसा स्ट्रक्चर आएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी CH3CH2, और यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन निकाला, आपने इसको इथाइल बोला। बट अब हम बात कर रहे हैं प्रोपेन की। तो प्रोपेन में आपके पास ये 3 कार्बन है। अब ये तीनों के तीनों कार्बन क्या सिमिलर है? नहीं। क्यों सिमिलर नहीं है? ये पहले वाला प्राइमरी है, दूसरे वाला 2 कार्बन के एटम से अटैच्ड है तो सेकेंडरी है, ये वाला भी प्राइमरी है। तो अब ये कार्बन जो प्राइमरी है, इन दोनों में से किसी एक का हाइड्रोजन निकाल दो, एक ही बात होगी। बट अगर आप सेकेंड वाले कार्बन का हाइड्रोजन निकालोगे तो वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप फॉर्म करेगा। तो हमारे पास इसका मतलब है प्रोपेन से 2 अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं, एक प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाल के माइनस अ प्राइमरी हाइड्रोजन, और दूसरा बनता है जहाँ पे आप एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकालते हो। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं दिस। तो मैंने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, सेकेंडरी निकालना है तो आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, इसकी जगह पे आप हेलोजन का एटम लगा दोगे तो वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो अब ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन अल्काइल ग्रुप है, जिसमें से आपने स्ट्रेट चेन प्रोपेन में से एक प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाला तो इसका नाम क्या है? N प्रोपाइल। इसमें अगर मैं पीछे क्लोरीन लगा दूंगी तो इसका नाम बन जाएगा N प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, और अगर मैंने इसका सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो ये आपको याद रखना है कि आपके पास प्रोपेन में 2 तरह के हाइड्रोजन है। एक प्राइमरी हाइड्रोजन निकालोगे तो N प्रोपाइल रेडिकल बनेगा, और अगर आपके पास सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालोगे तो जो रेडिकल बनेगा वो कहते हैं आइसोप्रोपाइल। अब आइसोप्रोपाइल में आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये आइसो वर्ड। ठीक है, ये आइसो वर्ड कहाँ पे आता है? तो अब इसी वाले स्ट्रक्चर को मैं एक सिर्फ डिफरेंट वे से प्रेजेंट कर रही हूँ, ये इस तरीके से। तो अभी भी है तो ये 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन ही, राइट। बस सिर्फ मैंने इसको एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन दी है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करवाने के लिए एक चीज़। और यहाँ पे आपका हेलोजन का एटम लगा हुआ है। तो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। कहाँ पे? जहाँ पे C2 पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और प्रोपेन में हम आइसोप्रोपाइल कब बनाते हैं? जब हम एक सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ये याद रखना। हम आगे इसको फर्दर कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नाउ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास 4 ब्यूटाइल ग्रुप्स बन रहे हैं ब्यूटेन से।
ठीक है, तो इनको यहाँ पे रीड करने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड ओनली, मैं एक बारी आपको ड्रॉ करके ही दिखाती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास है ब्यूटेन और ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। तो हम क्या इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं ब्यूटेन का? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने 4 कार्बन्स को स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दिया, इसके साथ सारे कनेक्टेड हाइड्रोजन्स होंगे, तो ये C4H10 बन जाएगा। करेक्ट। अब क्या ब्यूटेन को इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या C4H10 का कोई और भी पॉसिबल आइसोमर है? तो आइसोमर आपने अगेन क्लास 11th में पढ़े हैं, इसका डिटेल्ड कोर्स भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, आप उसको भी वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। बट ये 4 कार्बन की चेन को हम शॉर्ट करके 3 कार्बन की चेन कर सकते हैं, और यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे अगर आप एक मिथाइल ग्रुप लगाओगे तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, C4H10। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। एंड चेन आइसोमेरिज्म इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये हमारे पास 2 ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं। पहले वाला एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, इसलिए इसको N ब्यूटेन बोलते हैं, और दूसरे वाला आइसोब्यूटेन है। तो आइसो वर्ड कहाँ पे आया? जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मैंने आपको क्या बताया था कि एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, सिंपल तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट करूंगी तो आप ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। दिस इज़ द आइसो ग्रुप। ये अगर कहीं पे आपको इंटैक्ट मिल रहा है तो आप आइसो यूज़ कर पाओगे। ठीक है, अब हमने देखने हैं कि इनसे बनने वाले ब्यूटाइल कौन से हैं। तो अब मैं यहाँ से एक बारी हाइड्रोजन्स को रिमूव कर रही हूँ सो दैट कि आप बस इसको आसानी से देख सको। ठीक है, वन टू थ्री एंड दिस इज आइसोब्यूटेन। तो अब आपको इनमें हमेशा आइडेंटिफाई क्या करना है कि इनमें कितने डिफरेंट तरह के आपके पास कार्बन है। तो पहले केस में ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी है, 2-2 से अटैच्ड है। अगला एग्जाम्पल देखो तो आपके पास ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, और बीच वाला कार्बन कैसा है? वेल, ये एक टर्शरी कार्बन है क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। तो वेल, आपको N ब्यूटेन से प्राइमरी हाइड्रोजन को निकालोगे माइनस अ प्राइमरी हाइड्रोजन तो एक तरह का अल्काइल ग्रुप मिलेगा, और एक सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालोगे तो एक तरह का अल्काइल ग्रुप मिलेगा। ऐसे ही आइसोब्यूटेन में से कोई प्राइमरी हाइड्रोजन निकालोगे तो एक तरह का ग्रुप, और एक टर्शरी निकालोगे तो एक तरह का। ये क्लियर हो गया। तो पहले हम N ब्यूटेन में से निकालते हैं। तो N ब्यूटेन में से आपने प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला, किसी भी साइड से निकाल दो, और क्योंकि ये स्ट्रेट चेन वाला अल्काइल ग्रुप है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल या N ब्यूटाइल। सेकेंडरी निकाल दो, 1 2 3 4, ये वाला यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दो या। तो अब इसको क्या बोलेंगे? क्योंकि ये एक सेकेंडरी कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला है तो इसको बोलते हैं सेक ब्यूटाइल। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्रोपेन में से तो जब हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाला तो मैम आपने बोला आइसो, तो यहाँ पे हम इसको सेक ब्यूटाइल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आपको सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। मुझको क्या ग्रुप चाहिए है आइसो के लिए? आइसो के लिए मुझको ये एक ग्रुप दिखना चाहिए जो कि यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो सेकेंडरी सिर्फ एक प्रोपेन में से जब आप सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालते हो तो आइसो बनता है। बाकी सब केस में अगर आप एक सेकेंडरी हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो आप उसको बोलोगे सेक ग्रुप। ठीक है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है। अब हम चलते हैं आइसोब्यूटेन में। तो आइसोब्यूटेन में मैंने इस कार्बन का एक हाइड्रोजन निकाला, तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये मेरा सेकेंड पोजीशन वाला मिथाइल ग्रुप पड़ा हुआ है और मैं अपना एक आइसो ग्रुप देख पा रही हूँ। वेल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल में अब एक और चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि आपने हाइड्रोजन कौन सा निकाला?
आपने हाइड्रोजन, एक प्राइमरी हाइड्रोजन निकाला। तो एक आइसोप्रोपाइल की एक्सेप्शन को छोड़ के अगर आपको कहीं पे भी आइसो बनाना है तो आपको दो चीज़ें देखनी है कि आपके पास एक लंबी सारी चेन के दो एंड्स होते हैं, कोई भी आपके पास चेन हो और वो एक जितनी मर्जी लंबी चेन हो, आपके पास उसके दो एंड है और एक एंड के सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए। अब इसके ऑपोजिट साइड पे चले जाओ, जहाँ पे ये चेन ख़त्म हो रही है उसके वहाँ पे वाला लास्ट कार्बन एक प्राइमरी कार्बन होगा। इसका जब आप एक हाइड्रोजन निकालते हो तब आपका बनता है आइसो ग्रुप। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, आपके पास क्या होना चाहिए, एक एंड से सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल, उसके ऑपोजिट एंड पे चले जाओ, ये ऑपोजिट एंड है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन का हाइड्रोजन निकालोगे तो जो आपके पास ग्रुप बनेगा हम उसको आइसो बोलते हैं। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और 6 और एक 7 मैंने बना दिया, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एक साइड से आपके पास ये आइसो ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब आपको हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है, अगर मुझे इसका एक आइसो ग्रुप बनाना है तो प्राइमरी हाइड्रोजन ऑपोजिट टू द अल्काइल ग्रुप, तो वेल आइसो ग्रुप सॉरी, ये आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालोगे तो तब आपके पास ये आइसो आएगा। ठीक है, सो दिस विल बी आइसो हेप्टाइल, 7 कार्बन की चेन। और ये भी इनकेस आप इनफैक्ट आपको याद रखना है कि जब हम ये कॉमन नॉमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तब हम उसके अंदर पेरेंट चेन के हिसाब से वर्ड रूट नहीं ले रहे होते, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स के हिसाब से ले रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 कार्बन प्रेजेंट है तो ब्यूटाइल, इसमें पेरेंट चेन में तो 3 है पर वो 3 आपकी कॉमन नेमिंग के लिए नहीं, IUPAC के लिए इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन होगा। बट कॉमन नेमिंग में आप 4 कार्बन काउंट कर रहे हो, 4 कार्बन तो ब्यूटेन है, बस इसमें सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल है तो इसलिए ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, सो आइसोब्यूटाइल और टर्शरी निकालोगे 1 2 3 और ये वाला आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो वेल अब आपके पास इस रेडिकल का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा टर्ट ब्यूटाइल। ठीक है, सो एक बारी आप वापस चेक कर सकते हो। तो आपके पास एन ब्यूटाइल कहाँ पे है, नॉर्मल वाले में से आपने प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाला, नॉर्मल ब्यूटेन में से आपने सेकेंडरी हाइड्रोजन को निकाला तो सेक ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल बताने के लिए आपके पास सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, इसके ऑपोजिट सेंड से प्राइमरी हाइड्रोजन आप निकालोगे तो आपको आइसोब्यूटाइल मिलेगा। और टर्ट ब्यूटाइल आपने आइसोब्यूटेन में से टर्शरी हाइड्रोजन को निकाला तो आपके पास टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप आ गया। ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो नेक्स्ट पेंटेन में अगर हम जाएंगे तो पेंटेन के लिए आपको 3 ही कॉमन नेम्स को याद करना है। सबसे पहला एन पेंटाइल, तो एन पेंटाइल आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि आपको स्ट्रेट चेन पेंटेन ले लेना है 1 2 3 4 5 और इसमें से प्राइमरी हाइड्रोजन ये वाला या ये वाला कोई भी एक निकालोगे तो आपके पास जो ग्रुप आएगा दैट विल बी एन पेंटाइल। अगर आपको आइसोपेंटाइल बनाना है तो आप 4 कार्बन की चेन लो, सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल लो, इसको इंटैक्ट रखो, इसके ऑपोजिट सेंड वाले कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपके पास आइसोपेंटाइल आएगा। और नियोपेंटाइल कब होता है, जब आप 3 कार्बन की चेन लो, सेकेंड पोजीशन पे आप 2 मिथाइल लगा दो तो ये वाला ग्रुप जो होता है इसको नियो बोलते हैं। और अब आप अगेन ऑपोजिट एंड से प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाल दो। ठीक है, तो नियो और आइसो के लिए आप हमेशा एक प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हो विद द एक्सेप्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और एक और चीज़, आइसो और नियो आप कनेक्ट करके लिखते हो, जबकि एन में, टर्ट में और सेकेंड में आप क्या करते हो, आप उसका एक हाइफन डाल के उनको सेपरेट आउट करके लिखते हो। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं अराइल ग्रुप्स को भी दो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
हमने पढ़ा है कि जब हम मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो मिथाइल बनता है। तो बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के दिमाग में कई बार ये एक चीज़ होती है कि बेंजीन लिया और बेंजीन में से जब हम एक हाइड्रोजन को माइनस करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही बेंजाइल बन जाएगा, जो कि गलत है। तो आपको याद रखना है कि बेंजीन में से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो फिनाइल बनता है, दैट इज C6H5। और बेंजाइल कब बनता है? बेंजाइल बनता है जब आप टॉलीन लेते हो, और टॉलीन क्या होता है? मिथाइल बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एक CH3 ग्रुप। अब इस CH3 का एक हाइड्रोजन निकालोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? बेंजीन, और उसके ऊपर एक CH2 विद अ फ्री वैलेंसी। तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइल। सो C6H5 CH2 इज कॉल्ड एज बेंजाइल। बेंजीन में से हाइड्रोजन निकालने पर फिनाइल बनता है, टॉलीन में से CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकालने से बेंजाइल ग्रुप बनता है। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास एक और चीज है रिवाइज करने के लिए, दैट इज रेडिकल्स फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। तो जब आप 2 हाइड्रोजन एटम रिमूव करोगे तो आपके पास जनरल फॉर्मूला एक अल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकाले +2 था, आपने 2 हाइड्रोजन माइनस किया तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n। तो इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, लेट अस सी। मीथेन में से 2 हाइड्रोजन आपने निकाले तो बचेगा क्या? CH2 विथ 2 फ्री वैलेंसीज। इसका कॉमन नेम है मिथाइलिन, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको राइट, सो ये यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि आपने इसके 2 हाइड्रोजन ये वाले रिमूव कर दिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास है ईथेन। तो ईथेन में से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो CH2 और यहाँ पे हमने क्या किया है? 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे ये भी नहीं होगा, ओके। सो इस तरीके से आपने CH3 में से 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव किया। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा एक इथाइलिन ग्रुप। इथाइलिन ग्रुप कैसे बनता है? जब आप ईथेन के दोनों कार्बन्स में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करो। प्रोपेन से आपने ट्राइमिथाइलिन या प्रोपाइलिन कैसे बनाना है? आप इसके टर्मिनल हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दो एक, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा ट्राइमिथाइलिन, ओके। सो यहाँ पे एक H रहेगा और यहाँ से एक निकल जाएगा आप इस तरीके से। तो इट विल बी अ CH2 विद 2 फ्री वैलेंसीज, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन और भी आ सकता है, ठीक है, कि ईथेन जैसे हमने बनाया तो ईथेन के मैंने 2 कार्बन्स एडजेसेंट में से एक हाइड्रोजन निकाला, तो क्या एक कॉमन नेम उसके लिए भी है जहाँ पे हम एक ही कार्बन के 2 हाइड्रोजन निकालें? तो यस है, और वो बहुत आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम पढ़ेंगे इथाइल वर्सेस इथाइलिन वर्सेस इथाइलिडीन, और इसको मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट मार्क लिख रही हूँ। ये आपके पेपर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इथाइल कौन होता है? इथाइल होता है जब हम ईथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। इथाइलिन क्या होता है? इथाइलिन हमने अभी पढ़ा कि आपने 2 हाइड्रोजन्स ऑफ द एडजेसेंट कार्बन्स को रिमूव किया है, ठीक है। तो 2 कार्बन है, दोनों में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दोगे तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइलिन। और इथाइलिडीन क्या होता है? जब आपके पास ईथेन है और आप इसके दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से रिमूव करो तो उसको बोलते हैं इथाइलिडीन, ठीक है। और ये आपके अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर या हेलो एल्केन्स के चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ते हैं इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। तो ये आगे मैं आपको डिस्कस करके दोबारा से भी बताऊंगी, क्योंकि आपकी NCERT लाइंस में भी मेंशन्ड है, इस चैप्टर में ही मेंशन्ड है। तो व्हाट यू हैव टू जस्ट रिमेंबर ओवर हियर इज कि आपके पास CH2 यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला
तो पड़ोसी एटम्स में से आपने एक एक हाइड्रोजन निकाला है, तो इसको क्या बोलना है, इथाइलिन। और क्योंकि आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्लोरीन लगाओगे तो आपका डाई क्लोराइड ये बन जाएगा, ठीक है। और अगर CH3 मैंने रखा और एक ही कार्बन के मैंने दोनों हाइड्रोजन्स को निकाल दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलेडीन। और डी तो तुमने पहले ही डाल दिया, तो अब आपको क्लोराइड में डाई नहीं लगाना, तो दिस इज इथाइलेडीन क्लोराइड। इसको बोलते हैं एक विक हेलाइड और इसको बोलते हैं जेम हेलाइड। तो विक मतलब विसिनिटी, मतलब पड़ोसी के कार्बन्स में से एक एक हाइड्रोजन निकालेंगे और हेलोजन का एटम लगाएंगे, और जेम के अंदर वो सेम ही कार्बन के हाइड्रोजन्स को निकाल के आपने उसकी जगह पे हेलोजन लगाना है, ठीक है। ये क्लियर है, आई होप। ये आगे नोट्स में दोबारा से भी लिखा हुआ है, सो मैं यहाँ से इसको रब कर रही हूँ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे नोट्स में मुझे खुद से ही लिख के आपको बतानी थी, ओके। सो आई हैव, सो हम अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं एक और तरह के ग्रुप्स, दैट इज अल्केनाइल ग्रुप्स। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि अल्केन में से ही आप एक हाइड्रोजन निकाल के एक हेलोजन लगाओगे, तो वो एक अल्कीन भी हो सकता है, और वहाँ पे हमें कुछ कॉमन नेम्स ही याद रखने हैं। तो जनरल फॉर्मूला एल्कीन का CnH2n, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो CnH2n-1, इसको बोलते हैं अल्कीन। तो हाइड्रोजन निकालने के बाद इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कीनाइल, ठीक है। एग्जाम्पल, आपके पास इथीन है, तो इथीन में से जब आप एक हाइड्रोजन को निकालोगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे, इथेनाइल। और इथेनाइल स्पेसिफिकली के लिए आपके पास एक स्पेशल नेम और भी है, वो क्या है, आपने क्लासिफिकेशन में सीखा था, बता सकते हो? तो वो है विनाइल। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के हाइड्रोजन को रिमूव करो तो जो ग्रुप बनता है उसको क्या बोलते हैं, विनाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इज प्रोपीन। अब आप बता सकते हो कि इसमें से कितने एटम्स आप डिफरेंट तरह के रिमूव कर सकते हो हाइड्रोजन के। एक हाइड्रोजन ये वाला जो कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे, इसको मैं प्राइमरी कार्बन बोल सकती हूँ, ठीक है। सेकंड आप जो हाइड्रोजन रिमूव करोगे वो है सेकेंडरी कार्बन, जो 2 कार्बन से अटैच्ड है और डबल बॉन्ड का पार्ट है। और तीसरा कार्बन है आपके पास ये वाला, इसको नहीं, दिस इज अ प्राइमरी, बट ये कौन है, ये sp3 है और ये वाला sp2 है। तो आपके तीनों कार्बन अलग अलग तरह के हैं, तो इन तीनों के अलग अलग हाइड्रोजन निकालने पे आपके पास अलग अलग 3 ग्रुप्स बनते हैं। हम उनका नाम देखते हैं, ठीक है। 1, 2 और 3। सो मैंने 3 अलग एरोज लगा दी सो दैट कि आप अंडरस्टैंड कर सको कि हमने कौन सा हाइड्रोजन निकाला, ठीक है। तो अगर मैंने प्राइमरी हाइड्रोजन ऑफ द डबल बॉन्ड को निकाला तो ये तुम्हारा था, इसमें से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और इसकी जगह पे एक फ्री वैलेंसी आ गई, तो इसका नाम क्या होगा, ये सिंपल स्ट्रेट चेन वैसा वाला ही स्ट्रक्चर है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपेनाइल। जैसे हमने इथेनाइल बोला था वैसे ही ये प्रोपेनाइल है, ठीक है। अब अगर आपने सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन निकाला तो ये क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 और इसका हाइड्रोजन। तो आप लोगों को याद है प्रोपेन से जब हमने सेकेंडरी हाइड्रोजन को माइनस किया था तो क्या बना था, आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोप्रोपेनाइल,
ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती थी, डबल बॉन्ड CH3 इस तरीके से। ठीक है, सो अब आप अगेन देख सकते हो कि आपके पास सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने इसको आइसोप्रोपेनाइल बोला। प्रोपीन में से सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन निकालोगे तो आइसोप्रोपेनाइल। और तीसरा हमारा रह गया sp3 कार्बन। सो sp3 कार्बन में से आप हाइड्रोजन को निकालो, राइट। अब इसका नाम आप लोग बता सकते हो, अगर आपने क्लासिफिकेशन को अच्छे से सुना था तो आई एम श्योर आप इसका आंसर बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है दिस इज एन अलाइल ग्रुप। अलाइल ग्रुप कब होता है? जब आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पड़ोसी कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो उसका हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो आपके पास बनता है अलाइल ग्रुप। और इसमें अगर आप एक हेलोजन का एटम लगा दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? अलाइल हैलाइड। सिमिलरली हम यहाँ पे अब अल्काइन से बनने वाले भी ग्रुप्स देख सकते हैं, तो दीज आर गोइंग टू बी अल्केनाइल ग्रुप्स। अल्कीनाइल एंड अल्काइनाइल, तो अल्काइन से बनने वाले ग्रुप्स को भी हम अगेन देख सकते हैं। तो जनरल फॉर्मूला फॉर एन एल्काइन इज CnH2n-2। इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस किया, CnH2n-3। सो दिस इज एन अल्काइन, और अल्काइन से क्या बनेगा? अल्कानाइल ग्रुप। ठीक है, क्लियर है? तो इसके भी अगेन हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है ईथाइन। तो ईथाइन में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करो तो ये क्या बन जाएगा? इथाइन आइल ग्रुप। सॉरी, ठीक है, क्लियर है? अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रोपाइन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब आप क्या बता सकते हो, इससे आप कितने अल्केनाइल ग्रुप्स बना सकते हो? कैसे देखेंगे? अगेन आपको हाइड्रोजन्स को आइडेंटिफाई करना है या कार्बन्स को आइडेंटिफाई करना है कि कितने डिफरेंट टाइप के हैं। तो पहला कार्बन ये वाला जो कि प्राइमरी है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, sp प्राइमरी। और इधर आपके पास sp3 प्राइमरी है। और सेकेंड वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन, बट इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आपके पास दो तरह के ग्रुप्स बनेंगे। एक जहाँ पे आप एक sp प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, और दूसरा जहाँ पे आप एक sp3 प्राइमरी हाइड्रोजन को निकाल रहे हो। सो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर्स? लेट अस सी। अगर आपने C ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये निकाला तो अब ये बिल्कुल अगेन स्ट्रेट चेन वाला ही जैसे कंपाउंड है, तो ग्रुप है, सॉरी, सो प्रोपेनाइल ग्रुप बनेगा। और जहाँ पे आपने sp3 कार्बन का हाइड्रोजन निकाला है वहाँ पे आपको एक और स्पेशल नाम याद रखना है। जैसे आपने अलाइल याद किया था, वैसे प्रोपाइन के केस में वी हैव प्रोप अर्गाइल ग्रुप। ठीक है, प्रोप अर्गाइल ग्रुप, ये अगेन नाम है जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर एक मेरा क्विक रिवीजन फिनिश होता है फॉर द अल्काइल ग्रुप्स। अब हम वापस चलते हैं अपने चैप्टर की लर्निंग में ही। तो आपने चैप्टर की लर्निंग में यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने लिखा है कि अगर आपके पास मोनोहेलोजन सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन होंगे तो उसमें कॉमन और IUPAC नेम सेम ही होता है। तो जैसे कि ब्रोमोबेंजीन, तो आपका ब्रोमीन बेंजीन पे लगा है, इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम वन एंड द सेम थिंग, एक ही नाम है घर पे भी और बाहर भी।
बट अगर आपके पास डाई हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, जैसे कि ये एग्जाम्पल, तो इसमें आपने बेंजीन रिंग पे 2 ब्रोमीन लगाए, तो कॉमन नेमिंग में हम इसके लिए ऑर्थो मेटा पैरा यूज करते हैं। IUPAC में 121314 इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये एग्जाम्पल देख ले हो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन, तो बेंजीन के पहली पोजीशन एक ब्रोमीन और सेकंड पोजीशन अगर होती तो इसको हम ऑर्थो बोलते, थर्ड पोजीशन पे है तो ये मेटा है, फोर्थ होता तो हम इसको पैरा बोलते। ठीक है, सो 1-2 इज ऑर्थो, 1-3 इज मेटा एंड 1-4 इज पैरा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास ट्राई हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो और उसमें एक स्पेशल केस जहां पे आपने 1 पे 3 पे और 5 पे एक ब्रोमीन लगाया या कोई भी हेलोजन का आइटम लगाया है, तो IUPAC में तो 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन है, बट कॉमन नेमिंग में ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको सिम बोला जाता है। और ये अगर आपके एग्जाम में आ जाए और आपने NCERT टेक्स्ट बुक को ध्यान से ना पढ़ा हो तो आपको यही नहीं समझ में आएगा ये सिम चीज़ क्या हो गई ट्राइब्रोमो बेंजीन के आगे आप इसका स्ट्रक्चर नहीं सोच पाओगे, इसलिए आपको अपनी NCERT को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सिम इज स्टैंडिंग फॉर सिमेट्रिकल, 1, 3, 5 पोजिशंस इक्वली स्प्लेस्ड हैं, इसलिए इसको हम सिम ट्राइब्रोमो बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, डन है। सो ये सारे नेम्स अब आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कोई भी डाउट नहीं है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे IUPAC नेम गिवन है 2 स्ट्रक्चर्स के, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन एंड 2 ब्रोमो प्रोपेन। आपको कमेंट सेक्शन में एक आंसर डालना है कि दिस इज 1 एंड दिस इज 2, इनके कॉमन नेम्स क्या हैं। ठीक है, तो आप इनके कॉमन नेम्स, आपने ये पूरा अंडरस्टैंडिंग की है कॉमन नेमिंग की। अब आप खुद से 1 और 2 के कॉमन नेम्स कमेंट सेक्शन में डालो, सो दैट कि मुझको भी मालूम लगे कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द डाई हेलोजन अल्केन्स हैविंग सेम टाइप ऑफ हेलोजन एटम्स दे आर नेम्ड एज अल्केडाइन और अल्केनाइल डाइहेलाइड। ठीक है, तो अगर आपके पास एक ऐसा अल्केन हो जिसके अंदर आपने 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 हेलोजन के एटम लगाए सेम ही तरह के, तो उनको आप 2 नाम दे सकते हो, एक है अल्काइलिडीन और एक है अल्काइन। तो अभी हमने ये ऑलरेडी पढ़ भी लिया है। तो जो जहाँ पे 2 हेलोजन के एटम एक ही कार्बन पे लगे हुए होंगे तो हम उसको बोलेंगे जेम हेलाइड या जेम डाइहेलाइड, और अगर वो दोनों पड़ोसी कार्बन पे लगे हैं तो हम उसको बोलेंगे विसिनल हेलाइड या विसिनल डाइहेलाइड। ठीक है, सो ये आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, इथेन के 2 हाइड्रोजन निकाले एक ही कार्बन से तो वो ग्रुप को क्या बोलते हैं, इथाइलेडीन, और 2 क्लोरीन लगा दिए तो ये बन गया इथाइलेडीन क्लोराइड। और अगर आपने पड़ोसी कार्बन के हेलोजन निकाले तो इथाइलिन, और अब यहाँ पे डाइक्लोराइड उसके पीछे लगा दो। ठीक है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये याद रखना। ठीक है, तो नोट्स की फॉर्म में भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जेम इज गोइंग टू बी फॉर द सेम कार्बन के 2 हाइड्रोजन रिमूव करके हेलोजन लगाए, और विक मतलब विसिनिटी, पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन निकाल के उसके जगह पे हेलोजन के एटम लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसके अंदर कॉमन और IUPAC नेम्स गिवन है कंपाउंड्स के। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, हमने नॉमेनक्लेचर को पढ़ लिया, आप खुद से इनको हाथ रख के कॉमन नेम और IUPAC पे आप इनके खुद से कॉमन नेम और IUPAC नेम खुद से लिखो। जैसे कि हमने सेक ब्यूटाइल पढ़ लिया है, सेक ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, और सेकेंडरी का मतलब है सेकेंडरी कार्बन में से एक हाइड्रोजन निकाल देना। नियोपेंटाइल तो 5 कार्बन है, नियो कब होता है जब
सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं और हाइड्रोजन किस में से निकालना है, एक प्राइमरी हाइड्रोजन से, तो आप निकाल दो। टर्ट ब्यूटाइल क्या हो जाएगा, आपको एक टर्शरी कार्बन चाहिए है और इस तरीके से आप हाइड्रोजन निकाल दोगे। विनाइल क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे क्लोरीन लगा देना। एलाइल क्या होगा, डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन का एक हाइड्रोजन निकालोगे तो इसको एलाइल बोलोगे। ऑर्थो क्लोरोटोलीन क्या होता है, टोलीन होता है बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ और इसका ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ, और राइट, सो इसको बोलते हैं ऑर्थो क्लोरोटोलीन। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता था, ये CH2 और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दोगे। मिथाइलिन किसके लिए यूज़ करते हैं, जब आप CH4 में से 2 हाइड्रोजन को निकाल दोगे और उसकी जगह पे आप 2 क्लोरीन लगा दोगे तो मिथाइलिन क्लोराइड। क्लोरोफॉर्म होता है जहाँ पे आप 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 क्लोरीन से रिमूव करोगे। ब्रोमोफॉर्म जहाँ पे आप 3 ब्रोमीन्स के साथ 3 हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, चारों हाइड्रोजन मिथेन के निकाल के आपने 4 क्लोरीन लगा दिए। एंड एन प्रोपाइल फ्लोराइड इस 3 कार्बन स्ट्रेट चेन, यहाँ से आपने फ्लोरीन लगाना है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। मैंने इसकी सारी IUPAC नेमिंग को कैसे लिखते हैं वो भी आपके लिए डाल दिया है। वेल दिस इज समथिंग जो कि मैं चाहूँगी कि आप खुद से पढ़ लो। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, डन है। सो ये सब मैंने आपको बता दिया है और आप इसको खुद से भी देख सकते हो। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वेल आप ले सकते हो। सो स्क्रीनशॉट नंबर 1, सेकेंड स्क्रीनशॉट और थर्ड स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इसके नोट्स भी डालती जा रही हूँ, आप वहाँ से इसके नोट्स भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10.1, draw the structures of all the 8 structural isomers that have the molecular formula C5H11Br. Name each isomer according to the IUPAC system and classify them as primary, secondary, tertiary. आंसर्स यहाँ पे गिवन है तो वेल आप उसके साथ चेक कर पाओगे। आप खुद से भी एक बारी ट्राई करो पहले पॉज करके। ऑलराइट, अगर आप लोगों ने कर लिया है तो मैं सिंपली आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप ये सारे स्ट्रक्चर तरीके से कैसे लिख सकते हो कि आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर मिस ना हो। तो आपका क्वेश्चन में है C5H11Br, Br को निकाल के वापस हाइड्रोजन डालोगे तो ये बनेगा C5H12, दैट इज पेंटेन। तो सबसे पहला काम करोगे आप कि जितने भी पेंटेन के आइसोमर्स बनते हैं पहले आप वो लिखोगे, 1 2 3 4 5, ये N पेंटेन है। अगला 4 कार्बन की चेन, सेकेंड पोजीशन पे एक CH3, अब सेकेंड पोजीशन पे आ गया तो समझ में आ गया, इसको आइसोपेंटेन बोलेंगे। और 3 कार्बन की चेन, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, तो क्या बोलेंगे, इसको नियो पेंटेन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले N पेंटेन लेते हैं। N पेंटेन में अब आप आइडेंटिफाई करो कि आपके पास कितने अलग तरह के कार्बन हैं। तो ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी एक ही कार्बन से अटैच्ड, अगला सेकेंडरी 2 कार्बन से अटैच्ड, अगला सेकेंडरी 2 कार्बन से अटैच, पर ये पोजीशन नंबर 2 है, ये पोजीशन नंबर 3 है, तो ये दोनों का नेचर अलग है और ये वाला भी सेकेंडरी। ठीक है, तो आपके पास 3 तरह के कार्बन है तो ऑब्वियसली 3 तरह के हाइड्रोजन भी होंगे, तो आप वो 3 तरह के कार्बन्स के हाइड्रोजन निकाल दो। सो आपका पहला स्ट्रक्चर, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, दूसरा स्ट्रक्चर सेकेंड कार्बन से हाइड्रोजन निकाला, और तीसरा स्ट्रक्चर जहाँ पे आपने थर्ड कार्बन से हाइड्रोजन को निकाला। ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर है कि आपके ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। फिर हम देखते हैं हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज आइसोपेंटेन। सो आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और ये, अब इसके अंदर भी आइडेंटिफाई करो कि कितने तरह के कार्बन, ये प्राइमरी दोनों सेम है।
ठीक है। अगला कार्बन आपका कैसा कार्बन है, ये एक टर्शरी कार्बन है, 3 कार्बन से अटैच्ड है। उससे अगला कार्बन एक सेकेंडरी कार्बन है, 2 कार्बन से अटैच्ड है। और ये वाला लास्ट अगेन एक प्राइमरी है, बट ये डिफरेंट है। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये वाला डिफरेंट है, ठीक है। और आई थिंक अब आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो। तो अब अगेन आपके पास अगर 3 यहाँ पे 4 तरह के कार्बन्स आपको दिख रहे हैं, तो आप इसकी तरह 4 हाइड्रोजन निकालोगे, अलग अलग आपके पास ग्रुप बनेंगे। चलो मैं अगले पेज पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ। सो आइसो पेंटाइल पेंटेन में से 1 2 3 4, ये पहला 1, सेकंड आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला टर्शरी कार्बन से, यहाँ से निकाला सेकेंडरी से, और लास्ट वाला जब आपने प्राइमरी से निकाला बट फ्रॉम द ऑपोजिट एंड। सो ये वाला कौन है, आइसोपेंटाइल, ठीक है। ये आपको, ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास था नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन में आपके पास ये स्ट्रक्चर है। ये वाला तो क्वाटरनरी कार्बन है, तो इसके साथ तो कोई हाइड्रोजन लगा नहीं हुआ, बाकी सारे के सारे प्राइमरी ही हैं, तो कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल दो। सो ये कौन रेडिकल है, ये है नियोपेंटाइल, ठीक है। और इसमें से ये वाला एन पेंटाइल, ठीक है। तो ये 3 रेडिकल्स थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप अब ये टोटल 8 स्ट्रक्चर्स बने, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से और 1 नियोपेंटेन से। सो वी हैव 8 स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे 8 ही स्ट्रक्चर बनाए हुए। IUPAC नेमिंग आई थिंक आप सब लोगों की कर सकते हो। प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ पे वो अटैच्ड है हेलोजन का एटम, ये भी आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं। देयर आर सर्टन IUPAC नेम्स विच आर गिवन। तो ये IUPAC नेम्स आपको इन स्ट्रक्चर्स के लिखने हैं। तो अगेन ये आई थिंक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके लिए फॉर योर हेल्प एक आधा क्वेश्चन यहाँ से कर देती हूँ। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो आपने सबसे छोटा नंबर अपने डबल बॉन्ड को देने की कोशिश करते हुए लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना है। जैसे कि अगर पहले वाले में चूज़ करूं तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 इस तरीके से बनेगा। तो डबल बॉन्ड आपका 5 कार्बन की चेन है, तो ये क्या है, पेंट, राइट। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कौन सी पोजीशन पे, 1 पे, 2 पे, तो दिस इज पेंट 2 इन। और फिर आपको इसमें साइड ग्रुप्स देखने हैं। तो ब्रोमीन कहाँ पे प्रेजेंट है, 4th पोजीशन पे, तो दिस विल बिकम 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, ठीक है। सो यहाँ पे सारे के सारे नेम्स गिवन है। तो आई थिंक आप लोग कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ आप मुझको मैसेज कर सकते हो ऑन टू माई टेलीग्राम चैनल। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू आउट। कमेंट्स में भी डाल सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको आंसर ज़रूर करूँगी। अब नेक्स्ट आपको अगेन एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन स्ट्रक्चर्स के बना के दिखाने हैं। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ वो उठाऊं जो कि कॉमन नेम है, तो उसमें ये वाला एग्जाम्पल एक अच्छा एग्जाम्पल, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो सबसे पहले आप एक हेप्टेन बनाओ 7 कार्बन का, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसमें आपको 3rd पोजीशन पे एक आयोडीन लगाना है, लगा दिया। 4th पोजीशन पे आपको एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है। अब यहाँ पे अगेन अगर आपको ना समझ हो तो आप नहीं बता पाओगे कि टर्शरी ब्यूटाइल क्या। तो टर्शरी ब्यूटाइल में आपको एक टर्शरी कार्बन चाहिए था, तो ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। तो ये इस तरीके से आप बनाओगे तो ये आपका टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप एट 4th पोजीशन बन जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे 4 सेक ब्यूटाइल है, तो 4 पे आपको क्या लगाना है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कार्बन का हाइड्रोजन ये पॉइंट होगा आपका मेन चेन में अटैच होने के लिए, ठीक है। सो अगेन इसके सॉल्यूशंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई करके एक बारी इनके आंसर्स को यहाँ से क्रॉस कंफर्म कर लेना, ठीक है।
चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द नेचर ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड। तो क्या लिखा हुआ है पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। हेलोजन एटम्स दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज पोलराइज्ड। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वेयरएज द हेलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव। एक्सप्लेन करती हूँ अभी, राइट। तो अब पहले चलो इसी को देखते हैं। सो कार्बन हेलोजन के बॉन्ड में उन्होंने हमको ये बताया कि हेलोजन के एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन के कंपैरिजन में, इसलिए कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन के ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और हेलोजन के ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता क्या है। तो वेल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंपल मीनिंग है कि अगर आपने दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बनाया कोवेलेंट, तो वो कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन ने एक एटम रखा सेंटर में, हेलोजन ने भी एक एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन सेंटर में रखा और उससे कोवेलेंट बॉन्ड बना। पर अब जब ये शेयरिंग होती है तो ये शेयरिंग अगर तो दो सेम तरह के एटम हैं, जैसे कि क्लोरीन हो, तो दोनों शेयर बराबर बराबर के लोग अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है नॉन पोलर। ठीक है, इक्वल शेयरिंग। बट कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो अनइक्वल शेयरिंग होती है, क्योंकि हेलोजन का एटम ज़्यादा ताकतवर है, वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करता है, राइट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि आप दो क्लासमेट्स बराबर की ताकत वाले खाना शेयर करने बैठे, तो आपने बराबर एक एक रोटी दोनों ने इक्वली खा ली। ठीक है, और फिर किसी का मन किया चलो आज ना मैम के साथ बैठ के खाना खाते हैं, तो एक आप और एक मैम। ठीक है, और मैम चाहे ताकतवर आपसे वैसे ना हो, बट डेजिग्नेशन वाइज आपसे ज़्यादा ताकतवर, और मैम को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो मैम ने क्या किया, आपकी रोटी का भी कुछ हिस्सा खा लिया। तो जितना एक्स्ट्रा हिस्सा मैम ने खाया वो क्या है, एक पार्शियल चार्ज, और उतनी ही आपकी रोटी की कमी हो गई तो उतना ही आपके ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैसे आया? हेलोजन, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो उसने, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो जितना उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स खिंच गए उसका उतना ही उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और उतनी ही कार्बन के ऊपर कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हेलोजन्स दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर आप वैल्यूज देखोगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 2.5, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। सो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द हेलोजन्स। सो क्योंकि हेलोजन के एटम कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो उनमें एक चार्ज आ गया, चार्ज का सेपरेशन आ गया, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन एटम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पोल्स बन गए चार्जेस के, और इसलिए हमने उसको नाम दे दिया पोलर बॉन्ड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या पढ़नी है अगेन, ओके, तो ये वाला पोर्शन आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस। हेलोजन का एटम का साइज बढ़ता जाएगा, फ्लोरीन सबसे छोटा और आयोडीन सबसे बड़ा। फ्लोरीन एटम सबसे छोटा है, आयोडीन एटम इज द लार्जेस्ट, कॉन्सिक्वेंटली द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम CF टू CI। तो कार्बन का तो सेम ही है, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है और आयोडीन बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की सबसे छोटी होगी और कार्बन आयोडीन की सबसे बड़ी होगी। और सब बॉन्ड्स की यहाँ पे कुछ लेंथ्स टेबल में गिवन है, हम उसको भी देखते हैं। फिर उसके साथ बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यूज और डायपोल मोमेंट की वैल्यूज भी गिवन है। ठीक है, तो लेट अस सी नाउ द वैल्यूज। अब आप देख सकते हो कि ये बॉन्ड लेंथ क्या है, इंक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। अगर आप बॉन्ड एंथैल्पीज की वैल्यूज देखोगे तो ये डिक्रीज कर रही हैं डाउन द ग्रुप। और डायपोल मोमेंट की वैल्यूज के अंदर एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है
ठीक है, आप देख रहे हो कि ग्रॉसली ये वैल्यूज डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही हैं, बट क्लोरीन की जो CH3Cl की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन CH3F। तो मैं एक एक करके इनको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड क्या है हमारे पास, एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द हेलोजन एटम इंक्रीजेस, क्योंकि हेलोजन के एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है इसलिए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो ये आपको क्लियर है, CF का बॉन्ड जो होगा वो सबसे छोटा होगा, CI का बॉन्ड सबसे लॉन्गेस्ट होगा। अब अगर मुझको बॉन्ड को तोड़ना है तो जो लंबा बॉन्ड होगा वो आसानी से टूटेगा, जो छोटा बॉन्ड है उसको तोड़ने में मुश्किल होगी। तो हम कह सकते हैं कि CF बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट और CI बॉन्ड वीकेस्ट है। ठीक है, जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतना उसको तोड़ना आसान या बॉन्ड वीक। और सिमिलरली इसको मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं ईज ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी तो CF बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। और कौन सा बॉन्ड सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो CI का बॉन्ड सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। क्योंकि ये बॉन्ड सबसे आसानी से तोड़ा जा सकता है इसलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, सो फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लीस्ट रिएक्टिव, आयोडीन इज द लार्जेस्ट वीकेस्ट बॉन्ड मोस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, RI ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RF, जो कि हम जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को समझेंगे तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फ्लोरीन क्लोजेस द बॉन्ड ब्रेवली, आयोडीन ब्रेक्स इट इजिली। ओके, चलो अब डायपोल मोमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायपोल मोमेंट आप लोगों ने ये पढ़ा है बेसिकली कि जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करता है, तो उतना पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। बट एक्चुअली में डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन इनटू बॉन्ड लेंथ Q इंटू डी। सो म्यू किसके बराबर होता है, Q इंटू डी। आपने इसको क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो दो चीज़ों पे डायपोल मोमेंट डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन पे भी और बॉन्ड लेंथ पे भी। तो अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो फ्लोरीन के केस में मैक्सिमम आएगा क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, बट अगर आप बॉन्ड के लेंथ की बात करोगे तो फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो दोनों का प्रोडक्ट जब हम लेते हैं चार्ज इनटू द डिस्टेंस, वेल क्लोरीन वाले की वैल्यू, जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इसलिए डायपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, सो ऑल्दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हेलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, डायपोल मोमेंट डज नॉट फॉलो द सेम ऑर्डर। फ्लोरीन से क्लोरीन के केस में वो बढ़ेगा और फिर क्लोरीन से आयोडीन के केस में वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो द म्यू डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड पोलैरिटी दैट इज चार्ज सेपरेशन एज वेल एज बॉन्ड लेंथ। तो अगर आपको इनको ऑर्डर में अरेंज करना हो तो CH3F से CH3Cl का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और फिर उसके बाद आप नॉर्मल लिख सकते हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर वेरी वेल, आपको ये अच्छे से आना चाहिए। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, तो हम फटाफट यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन 31 जनवरी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है द स्ट्रक्चर ऑफ 2,3 ड्राई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ये स्ट्रक्चर्स कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, इसलिए बेटर है कि आप अपना स्ट्रक्चर पहले खुद से ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले है पेंटेन, उसकी 1 पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो मैं एक बेंजीन यहाँ पे लगाऊंगी, और सेकंड पोजीशन पे एक ब्रोमीन है, थर्ड पोजीशन में एक ब्रोमीन है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। तो वेल ये वाले के अंदर फर्स्ट 1 2 3 4 5, तो 1 पे फिनाइल है पर 3 4 पे ब्रोमो है तो ये गलत हो गया। ये 1 पे फिनाइल भी है और 1 पे ब्रोमीन भी है तो ये भी गलत हो गया। ये 1 पे फिनाइल है, यस, 2 पे ब्रोमीन, 3 पे, तो ये वाला आंसर करेक्ट है। ये भी 1 1 पे फिनाइल और ब्रोमीन है तो ये भी अगेन गलत हो गया।
ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी सी, इजी इनफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो मैं आपको पहले बार बार बोल रही थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 2022 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जा चुका है, बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलेडीन क्लोराइड अब कौन है, इसको बिफोर यू सी द सॉल्यूशन आप खुद इसका आंसर बताओ कि आपको याद हो गया कि नहीं। ऑल राइट, सो अगर आपने अपना आंसर चूज कर लिया है तो इथाइलीन डाइक्लोराइड, तो इथाइलीन कहाँ पे यूज करना है, कार्बन, पड़ोसी कार्बन का हाइड्रोजन निकाल के, ठीक है, और सॉरी इसको ठीक है, और इथाइलेडीन कहाँ पे, जब आप सेम ही कार्बन के हाइड्रोजन्स को निकाल के क्लोरीन लगाओगे तो योर करेक्ट आंसर विल बी 1,1 डाइक्लोरोईथेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स व्हिच वन हैज द शॉर्टेस्ट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। तो अब इसका आंसर भी अगेन खुद से ट्राई करो पहले। ऑल राइट, तो चलो अब चेक करें। तो वेल अगर आप ये देख रहे हो तो ये सब में कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड, ये एक कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन, और ये वाला कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड देखना है। तो वेल ये पहला क्लोरीन तो सब में सेम ही है, तो पहला क्लोरीन कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये sp2 है। ये वाला देखोगे तो ये sp3 है, ये वाला भी sp3 कार्बन है, और ये वाला भी एक sp3 कार्बन है। सो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा हुआ है कि जितना s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, s परसेंटेज ज़्यादा होती है, उतना बॉन्ड शॉर्टर होता है, राइट। तो इसमें 3 में से एक इज S, तो दिस इज 33.33% S कैरेक्टर, जबकि sp3 में S कैरेक्टर इज 25%। तो S कैरेक्टर क्या करता है, स्फेरिकल लोब बनाता है हाइब्रिड की, ये इस तरीके से, और अगर sp3 है तो उसमें S कैरेक्टर कम है तो वो लंबी हो जाती है। तो ये बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज करता है, जितना S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो वेल द शॉर्टेस्ट Cl बॉन्ड विल बी फॉर A, ठीक है। सो अगेन ये सब चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिखी है, आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर एवरेज बॉन्ड एनर्जी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपने इनको बॉन्ड एनर्जी के डिसेंडिंग ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, और जब एक बॉन्ड जब बनता है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, या बॉन्ड को तोड़ते हुए कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उतनी ही बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। और ये दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ जितना लंबा होगा उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी या बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो अब सबसे लंबा बॉन्ड कौन सा है, कार्बन आयोडीन का। सबसे छोटा किसका है, कार्बन फ्लोरीन का। सो CF will be having the maximum bond energy, then CCl, then CBr and then CI. सो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें से, A चॉइस, ठीक है। सो कंसेप्ट आपने सबके सब पढ़े हुए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि आपके जेईई मेंस में भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, और बोर्ड में भी वही पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से थॉरोली रीड करना है, वहाँ की आपकी कुछ भी डाउट्स नहीं रहने चाहिए, ठीक है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ सीखा आज के लेक्चर में, आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ बने रहना, वहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जो कि अगेन आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपना अगला लेक्चर को अपलोड करूं। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।